हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास जी ने बताया कि रेपो रेट को अब 50 बेस पॉइंट से बढ़ा दिया गया है। एसडीएफ यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 4.65% कर दिया गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ को 5.15% कर दिया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इन एक्शंस का क्या असर पड़ेगा। यहाँ पर हम रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन सब टर्म्स के बारे में भी जानेंगे। फिर देखेंगे इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इन्फ्लेशन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, और आखिरकार आने वाले समय में हमको किस तरह का स्टांस देखने को मिलेगा आरबीआई द्वारा। इन सब एक्सपेक्ट्स पर आज हम डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई के गवर्नर ने क्या कहा। आरबीआई के गवर्नर ने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यूनानिमसली यानी कि सब ने एक मत होकर ये डिसाइड किया है कि आरबीआई अब अपनी जो अकोमोडेशन वाली पॉलिसी है, जो अकोमोडेशन स्टांस है आरबीआई का, उसको विड्रॉ करने वाली है, उसको वापस लेने वाली है। फ्रेंड्स, अकोमोडेटिव स्टांस का ये मतलब होता है कि आने वाले समय में हमको आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आरबीआई ऐसे कुछ रेट्स लाएगी जिससे लिक्विडिटी यानी कि मार्केट में कैश फ्लो बढ़े। मगर अब जब आरबीआई ने ये साफ कर दिया है कि अब वो अकोमोडेटिव स्टांस को वापस ले रही है, तो इसका यह मतलब है कि आने वाले समय में हमको रेट इंक्रीज देखने को मिलेंगे, यानी कि रेपो रेट और भी इंक्रीज होगा जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। और जब कोई भी सेंट्रल बैंक रेपो रेट को इंक्रीज करना चालू कर देती है तो उसको बोला जाता है हॉकिश स्टांस, या फिर इसको जब समय समय पे धीरे धीरे इंटरवल्स पर रेपो रेट इंक्रीज किया जाए तो उसको बोला जाता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। तो देखना होगा आरबीआई किस तरह से रेपो रेट को धीरे धीरे इंक्रीज करती है। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि रेपो रेट आज भी पैंडेमिक के पहले जितना था उससे कम ही चल रहा है। और यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ने यह बात हाईलाइट की कि इस वक्त सेंट्रल बैंक हर तरह से मॉनिटर कर रहा है जो भी नई रियलिटीज़ उसके सामने आ रही हैं, और आने वाले समय में जो भी स्टेप्स ली जाएंगी उनको बहुत ही कैलकुलेटेड और मेजर करके लिया जाएगा। यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर ने इस तरफ भी इशारा करा कि आरबीआई प्रोएक्टिवली काम कर सकता है, यानी कि यहाँ पर आरबीआई डाटा का वेट नहीं करेगा, एंटीसिपेशन के तहत भी आरबीआई यहाँ पर रेपो रेट को इंक्रीज कर सकता है। यहाँ पर ओवरसीज फैक्टर्स को भी हाईलाइट किया गया। इस वक्त जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो भी चैलेंजेस वर्ल्ड इकोनॉमी फेस कर रही है, इसकी वजह से जो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी इन्फ्लेशन महसूस कर रही है, उसका एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और ग्लोबली हमको कुछ कुछ जगहों पर स्टैगफ्लेशन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, स्टैगफ्लेशन का यह मतलब होता है कि जब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन तो होता है मगर ग्रोथ नहीं होती है, यानी कि इन्फ्लेशन विदाउट ग्रोथ हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और यहाँ पर जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, खासकर साउथ एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के, वहाँ पर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, यानी कि डॉलर के मुकाबले वो करेंसी गिरते चले जा रही है। इन सब फैक्टर की वजह से ही आरबीआई ने अपने स्टांस को बदला है। आइए अब समझते हैं कि आखिरकार इन चेंजेस का क्या असर पड़ता है इकोनॉमी पे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेपो रेट। रेपो रेट फ्रेंड्स वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है, यानी कि यहाँ पर बैंक आरबीआई से एक तरह से लोन लेती हैं और उस लोन के बदले बैंकों को यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है आरबीआई को, जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट सिंपल भाषा में। अगर इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझना चाहें तो यहाँ पर रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपरचेजिंग ऑप्शन। और जो यहाँ पर वर्ड है रीपरचेज, इसका यह मतलब है फिर से खरीदेंगे। तो यहाँ पर क्या फिर से खरीदेंगे? यहाँ पर फिर से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पर आरबीआई और बैंक के बीच में, उसमें कैश नहीं दिया जाता बल्कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक बैंक को 100 करोड़ रुपए उधार लेने हैं आरबीआई से, तो यहाँ पर आरबीआई 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे देगी बैंक को। और यहाँ पर आरबीआई ये बात प्रॉमिस भी करता है कि जब भी 100 करोड़ रुपए मैं आपसे वापस लूँगी तो मैं आपसे 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही लूँगी। तो यहाँ पर जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो पूरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू होता है, और यहाँ पर वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रीपर्चेज किया जाता है, इसलिए रेपो को रीपर्चेज ऑप्शन बोला जाता है। यहाँ पर हमने बात करी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रेंड बॉन्ड की तरह होती हैं। जब भी गवर्नमेंट को फंड्स की ज़रूरत होती है, उसको पैसे उधार लेने होते हैं,
तब वो बॉन्ड्स निकालता है जिनको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी हाई होती है और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये तो बात हुई रेपो रेट की। अब रेपो रेट यहाँ पर 50 बेस पॉइंट बढ़ा दिया गया है, यानी कि रेपो रेट अब 4.90% हो जाएगा। यानी कि अब जब बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेंगी तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जब बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट देंगी आरबीआई को तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने कस्टमर से भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाली हैं। यानी कि हमको अब इंटरेस्ट रेट और बढ़ते हुए दिखेंगे, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो या किसी भी तरीके का लोन हो, तो वहाँ पर हमको इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिखेंगे। आइए अब समझते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को हम एसडीएफ भी बोलते हैं। आरबीआई ने पहली बार 8 अप्रैल को एसडीएफ इंट्रोड्यूस किया। ये एक तरह का टूल है आरबीआई के पास जिसके थ्रू वो लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि कैश फ्लो को मार्केट से कम कर सकता है। पहले आरबीआई रिवर्स रेपो रेट पर रिलाय करता था। रिवर्स रेपो रेट की तरह ही होता है। इसमें बस इतना डिफरेंस हो जाता है कि आरबीआई यहाँ पर बैंकों से कुछ पैसा ले रहा होता है जिसके बदले वो इंटरेस्ट देता है बैंकों को, यानी कि यहाँ पर आरबीआई उधार ले रहा है बैंकों से रिवर्स रेपो रेट पे। अब रिवर्स रेपो रेट के साथ साथ आरबीआई ने एसडीएफ फैसिलिटी लाई। इसको क्यों लाया गया? इसको इसलिए लाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू होते हैं, मगर जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में ट्रांजैक्शन होंगे वहाँ पर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोलेट्रल या कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आरबीआई स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को लेके आया है। 8 अप्रैल को इसका रेट था 3.75% और अब इसको एडजस्ट कर 4.65% कर दिया गया है। यहाँ पर आरबीआई का कहना था कि इस वक्त हमारे सिस्टम में 8.5 लाख करोड़ का एक्सेस लिक्विडिटी है, यानी कि इतनी सारी लिक्विडिटी को आरबीआई चाहता है कंट्रोल करना और कम करना। इसी पर्पस से एसडीएफ यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर आरबीआई ने बताया कि एसडीएफ को हमेशा 25 बेस पॉइंट कम रखा जाएगा रेपो रेट से, और एसडीएफ यहाँ पर ओवरनाइट डिपॉजिट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पर जो बैंकों के पास कैश रहता है वो आरबीआई के पास जमा कर सकती हैं और उस पर उनको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 4.65% का, यानी कि यहाँ पर बैंकों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसलिए बैंक सब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को यूज़ कर सकती हैं जब उनके पास बहुत ज़्यादा कैश हो जाए। और यहाँ पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में कुछ भी चेंजेस नहीं की हैं। आइए अब बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। जैसा कि हमने देखा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में बैंक्स आरबीआई के पास पैसा रख रही थी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में ये चीज़ रिवर्स हो जाती है। यहाँ पर जब बैंकों को ओवरनाइट के लिए पैसा चाहिए होता है वीकली या डेली बेसिस पर, तब वो आरबीआई से एमएसएफ रेट पर पैसा ले सकती हैं। और यहाँ पर जब आरबीआई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत किसी भी बैंक को लोन देता है तो वो इस बात को ध्यान में रखता है कि उस बैंक की स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो यानी कि एसएलआर इस वक्त 18% चल रहा है। इसका ये मतलब है कि बैंक के पास अगर 100 रुपये आते हैं तो उसको 18 रुपये हमेशा अपने पास ही रखने हैं, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या और भी किसी फॉर्म में जो आरबीआई अलाउ करता है। इस 18% को बैंक यूज़ नहीं कर सकती, हमेशा उसको इतना डिपॉजिट अपने पास इंश्योर करना है। इसको बोला जाता है एसएलआर। तो आरबीआई जब किसी को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत लोन देती है तो देखती है कितना अमाउंट उसके पास एसएलआर है और उस हिसाब से उसको लोन दिया जाता है। आरबीआई ने इस वक्त मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट 5.15% कर दिया है, यानी कि बैंकों को अब ओवरनाइट लोन भी महंगा पड़ने वाला है। तो यहाँ से हम बेसिकली ये टेक अवे ले सकते हैं कि आने वाले समय में हमको इंटरेस्ट रेट और बढ़ते हुए दिखेंगे। आइए थोड़ी बात करते हैं कि इन्फ्लेशन पर इन चीज़ों का क्या असर पड़ने वाला है। आरबीआई गवर्नर ने इस बात को हाईलाइट किया कि आने वाले समय में हमको इन्फ्लेशन कम होता हुआ दिख सकता है और फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में हमको सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन हमको 6.7% देखने को मिल सकता है। मगर यहाँ पर हमको ये बात याद रखना चाहिए कि इन्फ्लेशन बढ़ने की रिस्क अभी भी बनी हुई है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल पर, डीजल पर वैट को कम किया है उसकी वजह से इन्फ्लेशन और कम हो सकता है।
यहाँ पर 75% इन्फ्लेशन फूड आइटम्स को लेकर बढ़ता हुआ दिखता है। आरबीआई ने जो नया इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट किया है उसके मुताबिक अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में हमको 6.2% इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा अगर मॉनसून नॉर्मल रहता है। यहाँ पर जो यूरोप में वॉर चल रहा है उसकी वजह से फूड और फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसी कारण की वजह से हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इस वक्त इतना आसान नहीं है। यहाँ पर कुछ आउटसाइड फैक्टर्स हैं जिनको आरबीआई को कैलकुलेट करना होगा, उसी के हिसाब से फिर आरबीआई पॉलिसी रेट्स को डिसाइड कर पाएगा। यहाँ पर अगर वॉर की वजह से सप्लाई में कमी ना हो तो फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ये बात आरबीआई गवर्नर ने कही। आइए देखते हैं कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या कहा गया। यहाँ पर इस बात को हाईलाइट किया गया कि इंडियन इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से रिकवर कर रही है पैंडेमिक से। उसका मोमेंटम थोड़ा कम जरूर हुआ है, मगर रशिया यूक्रेन वॉर ने इतना बुरा असर नहीं डाला है इंडियन इकोनॉमी पर। डोमेस्टिक एक्टिविटी काफ़ी अच्छे से पिकअप हुई है। डोमेस्टिक मार्केट पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक फर्म्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है मे का, वो बताता है कि इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ डोमेस्टिक मार्केट अब बढ़ना चालू हो गया है। अर्बन एरियाज़ में काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और धीरे धीरे अब रूरल एरियाज़ गाँव में भी डिमांड बढ़ता हुआ दिखती है। तो ये कुछ अच्छे साइंस हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, जिस पर भरोसा करते हुए आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी काफ़ी रिजिलियंट है और वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगी। फ्रेंड्स, ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आरबीआई गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद हाईलाइट किए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।